हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम हड़प्पा सभ्यता के दूसरे भाग को देखेंगे। पहला भाग 25 प्रश्न का वो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आज हम दूसरे भाग की चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो लोथल कहाँ है? लोथल इज सिचुएटेड इन। तो हमें पता है कि लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल की बात की जाए तो गुजरात के अहमदाबाद जिले में, अहमदाबाद जिले में स्थित है। इसके उत्खनन की बात की जाए, तो यह 1957 में की गई थी। और उत्खनन करता थे इसके S.R. राव। वहीं इसके स्थिति की बात की जाए तो यह भोगवा नदी पर स्थित था। भोगवा नदी पर स्थित था। और यह हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता का सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। प्रमुख बंदरगाह था। लोथल के विषय में और बात करें तो मैंने आपको बताया है कि लोथल लोथल एक ऐसा शहर है जहाँ नगर नगर एवं दुर्ग एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे थे। रक्षा प्राचीर यानी दीवार से घिरे थे। अन्य हड़प्पा शहरों की बात की जाए तो वहाँ दुर्ग एवं नगर दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे होते थे, लेकिन यहाँ पर नगर एवं दुर्ग एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। लोथल की बात की जाए तो लोथल पूरे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ी संरचना थी। अगर संरचनाओं की विशालता की बात की जाए तो सबसे बड़ा था लोथल का बंदरगाह। लोथल का बंदरगाह बंदरगाह उसके बाद आता है हड़प्पा का अन्नागार। हड़प्पा का अन्नागार अन्नागार उसके बाद आता है मोहनजोदड़ो का अन्नागार। मोहनजोदड़ो का अन्नागार उसके बाद आता है आपका स्नानागार। स्नानागार इस क्रम में हड़प्पा की जो संरचनाएं थी वो बड़े से छोटे की ओर बढ़ती जाती हैं। आइए कुछ अन्य खोजों को देख लेते हैं हम। तो लोथल से हमें शल्य चिकित्सा के भी प्रमाण मिलते हैं। शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिलते हैं मिलते हैं मैंने आपको जब मैंने आपको कालीबंगन पढ़ाया था तो वहाँ से भी बताया था कि वहाँ भी शल्य चिकित्सा का प्रमाण मिला। और लोथल के बारे में बताया कि वहाँ लोथल से भी हमें शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिलते हैं। अतः हमें शल्य चिकित्सा के प्रमाण लोथल और कालीबंगन दोनों स्थानों से प्राप्त होते हैं। लोथल से हमें फारस की मुहरें भी मिलती हैं। लोथल से फारस की मुहरें भी प्राप्त होती हैं। लोथल से प्राप्त अन्य वस्तुओं की बात की जाए तो लोथल यहाँ से हमें डॉकयार्ड, जैसा कि हमने बताया कि बंदरगाह धान या चावल एवं बाजरे के साक्ष्य, फारस की मुहर, 3 युगल समाधियां, घोड़े की एक मृण मूर्ति यानी मिट्टी की मूर्ति भी प्राप्त हुई थी। और चीज़ों की बात करें तो हाथी दांत
का हाथी दांत का एक स्केल प्राप्त हुआ था। स्केल पटरी जिसे जो मापने के काम आता है वह प्राप्त हुआ था। यहाँ से हमें बतख बतख खरगोश खरगोश बैल एवं कुत्ता की तांबे की मूर्ति तांबे की मूर्ति भी प्राप्त हुई थी यानी स्कल्पचर। यहाँ से हमें दिशा सूचक यंत्र भी प्राप्त हुआ था। यहाँ से हमें बटन के आकार की मुहरें भी मिली थी। बटन के आकार की मुहरें भी प्राप्त हुई थी। यहाँ से वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट भी हमें प्राप्त हुए थे। लोथल की जो समुद्र की देवी थी, समुद्र देवी, उनका नाम सितकोरी माता बताया गया है। सितकोरी माता बताया गया है। यहाँ से हमें एक मिट्टी के मृदभांड पर चालाक लोमड़ी वाली पंचतंत्र की जो कथा है वह छपी हुई मिली थी। लोथल में जो घरों के दरवाजे थे वे गली में न खुलकर सड़कों पर खुलते थे। सड़कों पर मुख्य दरवाजे खुलते थे। वहीं अगर अन्य सिंधु घाटी सभ्यताओं की बात की जाए तो वहाँ जो दरवाजे थे वह मुख्य सड़क पर न खुलकर गलियों में खुलते थे। यहाँ पर यह एक विपरीत चीज़ देखने को मिलती है हमें। लोथल में एक और चीज़ देखने को मिलती है कि मालिक के साथ बकरी दफनाए जाने का साक्ष्य भी हमें लोथल से प्राप्त होता है। अतः हमें इतनी चीज़ें लोथल से प्राप्त होती हैं, हमने देख ली। इससे ज़्यादा चीज़ें ना आपको एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी और ना हमें जानने की ज़रूरत है, यह अपने आप में बहुत ज़्यादा है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह, अभी अभी हम लोगों ने बात किया कि वह है लोथल। लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना है जो लोथल का बंदरगाह है, और यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस स्थान से युगल स्त्री पुरुषों के समाधानों का साक्ष्य प्राप्त होता है? अभी अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि यहाँ से 3 युगल समाधियां प्राप्त होती हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोथल। समाधानों की बात करें तो हमें कुछ फैक्ट याद रखने होंगे, जैसे कि मोहनजोदड़ो से हमें किसी भी प्रकार के कब्र या समाधान नहीं प्राप्त होते हैं। देखिए नाम में कितनी विषमता है कि नाम मोहनजोदड़ो है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, और वहां से किसी भी प्रकार के कब्र या समाधान नहीं मिलते। जबकि आपको याद रखना होगा कि एक R37 नामक कब्र हमें हड़प्पा से प्राप्त होता है। हड़प्पा से प्राप्त होता है। और मैंने आपको मध्य पाषाण काल वाले में भी पढ़ाया था कि वहाँ एक स्थान है दमदमा, जहाँ से हमें 41 समाधान मिलते हैं, जिनमें से 35 समाधानों में एक व्यक्ति दफन थे। वहीं इनमें से 5 ऐसे समाधान थे जिसमें 2 व्यक्ति दफन थे एक साथ, और एक ऐसा समाधान था जहाँ कुल 3 व्यक्ति एक साथ दफन थे। वहीं मैदाह की बात की जाए तो वहाँ से हमें एक युगल यानी स्त्री पुरुष की समाधि देखने को मिलती है। अतः समाधानों से जुड़े इतने सारे मैंने आपको फैक्ट बता दिए। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस हड़प्पा स्थल से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए? अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा कि मोहनजोदड़ो से चावल और बाजरे का साक्ष्य प्राप्त होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा लोथल। और हम एक और चीज की बात करें तो वहां से चाक की 2 पट्टियां
प्राप्त हुई जो कि गोलाकार थी। चाक वो जो लोग नहीं, बचपन में आपने देखा होगा कि घरों में लोग उसमें गेहूं डालते थे और पीसते थे, जिसे चक्की कहा जाता था। वही वाले चाक के 2 पट्टे हमें लोथल से प्राप्त होते हैं। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा के संदर्भ में मिला है। अभी अभी मैंने आपको बताया ऊपर कि हाथी दांत का एक स्केल हमें लोथल से प्राप्त होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमें लोथल। ये सारे प्रश्न पीवाईक्यू से लिए गए हैं, जो कि दिखाते हैं कि कितने सीधे सीधे सवाल आ जाते हैं। मैंने ऊपर लोथल के बारे में जो जो चीज बताया है वो आप में अपने आप में एनफ है। लोथल से संबंधित अगर कभी भी प्रश्न आएगा तो उससे बाहर आपको नहीं देखने को मिलेगा। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, कहाँ से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालीबंगन से। हालांकि कल जो मैंने पहला भाग पढ़ाया था सिंधु घाटी सभ्यता का, उसमें मैंने कालीबंगन को काफ़ी विस्तार में पढ़ाया हुआ है। आज हम यहाँ देख लेते हैं कि कालीबंगन से और क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुई थी। तो कालीबंगन की बात की जाए, कालीबंगन की बात की जाए तो इसका उत्खनन उत्खनन 1953 में, सॉरी 53 में अमलानंद घोष ने किया था। अमलानंद घोष ने किया था। यहाँ से प्राप्त वस्तुओं की बात की जाए तो सबसे पहले बेलनाकार मुहर, बेलनाकार मुहर, मुहर, ईंटों से निर्मित चबूतरे, ईंटों से निर्मित चबूतरे, निर्मित चबूतरे, जूते खेत के निशान, जूते खेत के निशान, हवन कुंड, हवन कुंड, युगल तथा प्रतीकात्मक समाधि, प्रतीकात्मक समाधि, समाधि, ऊंट की अस्थियां, ऊंट की अस्थियां, अस्थियां, तांबे की आक्रामक वृषभ मूर्ति, आक्रामक वृषभ मूर्ति, वृषभ यानी बैल की मूर्ति, वृषभ मूर्ति, हाथी दांत की कंघी, दांत की कंघी। अगर लोथल की बात की जाए तो वहां से हमें हाथी दांत की स्केल प्राप्त हुई थी, यहाँ से हाथी दांत की कंघी प्राप्त हुई है, जिस पे इस जगह का नाम पड़ा है काले रंग की मिट्टी की चूड़ियाँ, सॉरी मिट्टी की चूड़ियाँ, चूड़ियाँ इसी के नाम पर इस स्थान का नाम कालीबंगन पड़ा है। यहाँ से हमें किसी भी प्रकार की मातृ देवी की मूर्ति नहीं मिलती, लेकिन हाँ यहाँ पर हमें शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिलते हैं। जैसे मैंने ऊपर आपको लोथल में बताया कि शल्य चिकित्सा के प्रमाण वहाँ से भी मिलते हैं और शल्य चिकित्सा के प्रमाण कालीबंगन से भी मिलते हैं। शल्य चिकित्सा के प्रमाण प्रमाण और यहाँ से भूकंप का प्रमाण भी मिलता है, भूकंप का प्रमाण भी मिलता है, प्रमाण। कालीबंगन से हमें एक और चीज मिलती है, वह है मृण पट्टिका पर, मृण पट्टिका पर सींग युक्त देवता, सींग युक्त देवता का अंकन हमें मिलता है। अतः इतनी चीजें हो गई जो हमें कालीबंगन से प्राप्त होती हैं। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कहाँ विशिष्ट प्रकार के अग्निकुंड की श्रृंखला और धार्मिक स्नान की व्यवस्था का पता चलता है? तो अग्निकुंड अभी अभी मैंने ऊपर बताया आपको कि कालीबंगन से हमें हवन कुंड के प्रमाण मिलते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में एक चीज रह गई ऊपर, जो कि था कालीबंगा में, कालीबंगा में जो घर थे, घर कच्ची ईंटों के बने थे, कच्ची ईंटों के बने थे। वहीं इसके विपरीत उनकी जो सड़कें थी, उनकी सड़कें जो थी, सड़कें पक्की ईंटों की बनी हुई थी, पक्की ईंटों की बनी हुई थी, बनी थी। अतः यह एक विरोधाभास हमें यहाँ से देखने को मिलता है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मृत पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की आकृति हमें कहाँ से प्राप्त होती है? अभी अभी ऊपर हमने देखा हुआ
हमें काली बंगा से प्राप्त होती है। आइए सीधे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थलों पर घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो घोड़े के अवशेष की बात की जाए तो ये हमें दो जगह से प्राप्त होते हैं। एक है कालीबंगा, कालीबंगा, दूसरा है सुरकोटदा, सुरकोटदा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमें कालीबंगन और सुरकोटदा। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि कालीबंगा अलग दिया हो, सुरकोटा अलग दिया हो, तो वहाँ पर हमें सुरकोटदा को मानना पड़ेगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा स्थलों की खुदाइयों में ऊँट की हड्डियाँ कहाँ से प्राप्त होती हैं? तो ऊँट की हड्डियाँ हमें कालीबंगा से प्राप्त होती है। अभी अभी हमने ऊपर देखा, जो मैंने बनाया था, कि ऊँट की अस्थियां कहाँ से हमें प्राप्त होती हैं? तो कालीबंगा से प्राप्त होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालीबंगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है? जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है, तो वह है हमारा धौलावीरा। तो आइए हम धौलावीरा के बारे में कुछ चीज़ जान लेते हैं। तो धौलावीरा धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कच्छ जिले में स्थित है। इसके उत्खनन की बात की जाए तो 1990-91 में R.S. विष्ट ने की थी। लेकिन खोज की बात की जाए तो 1967-68 में जगपति जोशी ने की थी। इसके नदियों की बात की जाए तो यहाँ पर दो नदियाँ बहती थी। एक का नाम था मानहर, एक का नाम था मानसर। अगर इस शब्द के अर्थ की बात की जाए, धौलावीरा शब्द के अर्थ की बात की जाए, तो इसका अर्थ होता है सफेद कुआं। और यह जो स्थल है मानहर और मानसर नदियों के बीच में स्थित है। बीच में कादिर टापू पर स्थित है। अगर यहाँ से प्राप्त चीज़ों की बात की जाए तो यहाँ से हमें एक सबसे पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला प्राप्त होती है। खगोलीय पर्यवेक्षणशाला प्राप्त होती है हमें यहाँ से। यहाँ से हमें तालाब के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और कुल तालाब की संख्या 16 बताई गई है। 16 तालाब। यहाँ से हमें समुद्री तूफान व सुनामी के साक्ष्य भी मिलते हैं। सुनामी के साक्ष्य भी मिलते हैं। और यहाँ नगर 3 भागों में विभाजित था। वैसे हमने सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगरों को देखा वह हमेशा दुर्ग और नगर में विभाजित होते थे, लेकिन यहाँ पर जो नगर था वो 3 भागों में विभाजित था। जहाँ सबसे ऊपर दुर्ग में शासक वर्ग रहता था एवं मध्यम में अधिकारी वर्ग रहता था, और जो आम नागरिक रहता था वह नगर के अंतिम भाग में रहता था। यहाँ से हमें स्टेडियम के भी साक्ष्य मिले हैं। और धौलावीरा एक लौता ऐसा स्थान है जहाँ जल प्रबंधन जैसी चीज़ें देखने को हमें मिलती हैं। इतनी चीज़ें हम लोगों ने धौलावीरा से देखी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? अभी अभी हमने ऊपर देखा, तो वह नगर है धौलावीरा जो कि 3 भागों में विभाजित था, जबकि अन्य जितने भी हड़प्पा सभ्यता के शहर हैं, हड़प्पा शहर, वह हमेशा 2 भागों में विभाजित होते थे। एक नगर, दूसरा दुर्ग। जो ये पश्चिमी टीला कहलाता था और यह पूर्वी टीला कहलाता था। लेकिन अगर हम धौलावीरा की बात करें तो यहाँ 3 भाग विभाजित था। दुर्ग, मध्यमा व
नगर, जो कि दुर्ग में शासक वर्ग रहता था, शासक वर्ग रहता था, शासक वर्ग, मध्य में अधिकारी वर्ग रहता था, अधिकारी वर्ग रहता था, और वहीं नगर, नगर में आम नागरिक रहते थे, आम नागरिक रहते थे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण हमें धौलावीरा से मिलते हैं। जो हमने ऊपर बात की थी कि खगोलीय पर्यवेक्षणशाला, जो खगोलीय पर्यवेक्षणशाला थी इन्हीं शैलकृत स्थापत्यों पर बनी हुई थी, जो जिसपे हमें ग्रह और उपग्रह के चित्र मिलते हैं, उपग्रह के चित्र मिलते हैं, और इसी कारण इसे प्रथम खगोलीय पर्यवेक्षणशाला भी बोला जाता है, पर्यवेक्षणशाला कहा जाता है। अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा धौलावीरा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा पुरातत्व स्थल बनावली किस नदी तट पर स्थित है? बनावली की बात की जाए तो यह हरियाणा राज्य में, हरियाणा राज्य में स्थित है, और जिला की बात की जाए तो फतेहाबाद जिले में, फतेहाबाद जिले में स्थित है। और नदी की बात की जाए तो यह रंगोई नदी के तट पर है। रंगोई नदी जो घग्गर, घग्गर की एक सहायक नदी है, सहायक नदी है, रंगोई घग्गर की सहायक नदी है। वैसे कभी कभी इसको वह घग्गर नदी भी दे देता है, और आंसर सही भी हो जाता है अगर रंगोई न रहा तो, लेकिन अगर रंगोई है तो रंगोई होगा, नहीं तो एग्जैक्ट की बात की जाए तो वह रंगोई ही होगा। इसके उत्खनन की बात की जाए तो इसका उत्खनन आर.एस. विष्ट द्वारा, आर.एस. विष्ट द्वारा 1973 में किया गया था, और यह प्राक हड़प्पा, हड़प्पा तथा हड़प्पा संस्कृति दोनों का प्रतिनिधित्व करती है। हड़प्पा संस्कृति दोनों का प्रतिनिधित्व करती है। हड़प्पा संस्कृति यानी परिपक्व हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में काफ़ी डिटेल में बात की थी कि प्राक हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा क्या होती है। तो अगर आपको जानना हो तो आप इसके पिछले वाली भाग को देख सकते हैं। यह सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा शहर था जहाँ जल निकासी का अभाव था, जल निकासी का अभाव था, अभाव था। अगर यहाँ से प्राप्त चीज़ों की बात की जाए तो जो सबसे प्रसिद्ध है यहाँ मिट्टी के हल की आकृति, मिट्टी की हल के खिलौने, हल के खिलौने की आकृति, आकृति। और चीज़ों की बात की जाए तो यहाँ से जौ के अवशेष, जौ के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं, और तांबे का वाणाग्र, तांबे का वाणाग्र, वाणाग्र इत्यादि हमें यहाँ से चीज़ें प्राप्त होती। जो सबसे प्रमुख है वह है मिट्टी के हल के खिलौने की आकृति। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी के हल मिले हैं? तो अभी अभी हमने ऊपर देखा कि यहाँ से जो सबसे प्रसिद्ध चीज़ मिली है जो मिट्टी के हल की खिलौने की आकृति, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बनावली। बनावली से हमें मिट्टी के हल की आकृति मिलती है जो कि पकी हुई मिट्टी की थी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है? तो भारत के सबसे बड़े हड़प्पन पुरास्थल की बात की जाए तो वो उसका नाम है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी की बात की जाए तो यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, हिसार जिले में स्थित है। और इसकी खोज रफ़ीक मुगल ने की थी, रफ़ीक मुगल ने की थी खोज। और यह भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा नगर है, सबसे बड़ा हड़प्पा नगर है, हड़प्पा नगर है। अगर वहीं पूरे हड़प्पा नगर की बात की जाए तो यह 5वें स्थान पर आता है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, चौहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। अगर आपने पिछली वाली कक्षा देखी है जो सिंधु घाटी सभ्यता का भाग 1 था, तो मैंने उसमें बताया था कि चौहुंदड़ों का उत्खनन अर्नेस्ट मैके ने किया था। लेकिन अगर खोज की बात की जाए तो
1931 में एन जी मजुमदार ने की थी, मजुमदार ने की थी। यह जो थी एक हड़प्पा संस्कृति थी। हड़प्पा संस्कृति यानी कि हड़प्पा नगर के नष्ट हो जाने के बाद भी यह बची रही। इसे हड़प्पोत्तर संस्कृति भी कहा गया, संस्कृति भी कहा गया। और इसे झूकर या झांगर संस्कृति भी कहते हैं। झूकर या झांगर, झांगर संस्कृति भी कहते हैं, संस्कृति भी कहते हैं। चौंधड़ों में खोज की बात की जाए या प्राप्त वस्तुओं की बात की जाए तो यहाँ से मन के बनाने कारखाने, मन के बनाने के कारखाने व यहाँ से हमें नगर का कोई विभाजन हमें देखने को नहीं मिलता है। कोई विभाजन देखने को नहीं मिलता। अर्थात यहाँ पे जो नगर सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर व दुर्ग का सिद्धांत था वह यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। वहीं यहाँ से वक्राकार ईंटें प्राप्त होती हैं और यहाँ से हाथी का खिलौना लिपस्टिक स्याही की दवात इत्यादि चीज़ें हमें यहाँ से प्राप्त होती हैं। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से किन पुरा स्थलों से मानक बनाने के कारखाने का प्रमाण मिलता है? मानक नहीं, मनके बनाने के कारखाने का प्रमाण मिलता है। तो वह है चौंधड़ो तथा लोथल। तो हमें मनके बनाने कारखाने जो है वो चौंधड़ो तथा लोथल से प्राप्त होते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हमने इन दोनों से संबंधित जितनी चीज़ें थी हमने ऊपर देख ली हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत गोदावरी नदी घाटी में विकसित सभ्यता क्षेत्र कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो गोदावरी नदी घाटी में क्षेत्र विकसित हुआ था उसका नाम था दाइमाबाद। दाइमाबाद की बात करें तो यहाँ से कुछ मुहरे प्राप्त हुई थी जिस पर सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि लिखी हुई थी और यह सिंधु सभ्यता का दक्षिणी भाग था। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की चारों तरफ को देखें तो उत्तर में हमें मांडा जो कि जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है। वहीं पश्चिम की बात की जाए तो सुतकांगेडोर जो कि बलूचिस्तान में है। वहीं अगर दक्षिणी की बात की जाए तो दैमाबाद और पूर्वी की बात की जाए तो आलमगीरपुर। यह उत्तर प्रदेश में मेरठ में स्थित है। यह महाराष्ट्र में स्थित है और यह बलूचिस्तान में स्थित है। वैसे हम अगर दाइमाबाद की स्थिति देखें तो वो गोदावरी नदी नहीं, वह प्रवरा नदी जो कि ये गोदावरी की सहायक नदी है उस पर स्थित है। लेकिन क्योंकि गोदावरी नदी घाटी सिस्टम का हिस्सा है इसलिए हम इसे गोदावरी नदी कह देते हैं। जैसा कि हमने बनावली के केस में देखा, बनावली जो कि रंगोई नदी के तट पर स्थित है, लेकिन कभी कभी वहाँ घग्गर नदी भी लिखा आ जाता है क्योंकि वो घग्गर की सहायक नदी है। इस कारण ऐसे प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखना होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन ताम्ररथ प्राप्त हुआ था। तो हड़प्पा कालीन जो ताम्ररथ प्राप्त हुआ था वो हमें दाइमाबाद से प्राप्त हुआ था। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पुरातात्विक स्थल संघोल स्थित है। यह पंजाब के लुधियाना जिले में स्थित है।
लुधियाना जिले में स्थित है। और इसके उत्खनन की बात की जाए, तो RS विस्ट व SS तलवार ने की थी, SS तलवार ने की थी। यहाँ से प्राप्त खोजों की बात करें तो यहाँ से वृत्ताकार गर्त जो कि हवन कुंड के रूप में पहचान की गई, साथ में बाली, जो कान में पहनने वाली बाली होती है वह बाली, चूड़ियाँ तथा 2 छेनी मिली हैं तांबे की, 2 छेनियाँ मिली हैं तांबे की। छेनियाँ वो होता है जो जिससे मिस्त्री लोग नहीं हथौड़ा पीटते हैं किसी चीज़ को काटने के लिए, उसे छेनी बोलते हैं। तो 2 छेनियाँ तांबे की हमें यहाँ से प्राप्त हुई थी। तो यह कहाँ स्थित है? तो पंजाब में। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है। परवर्ती का अर्थ होता है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद का स्थल है। दधेरी जो है वह पंजाब राज्य में स्थित है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है, तो वह हमें सौराष्ट्र में देखने को मिलती है। यह स्थल भी अहमदाबाद में स्थित है और यह उत्तर हड़प्पाई स्थल है। यहाँ से चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं तथा यहाँ कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला है। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और उन्हें अपने परीक्षा में तैयारी करने में मदद मिल सके। हम इस चैनल पर GS के जितने भी विषय हैं उन सभी विषयों को लेकर आने वाले हैं, जिससे कि आपको अपनी तैयारी में मदद मिल सके। और आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो हम इन पे उन विषयों की क्लासेस भी चलाएंगे जो GS से जुड़े हुए विषय हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अब हम कल मिलते हैं। नमस्कार।